हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर का जो पेपर है हमारे, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। जिसके अंदर हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स है। सेकंड पेपर जो है वो हमारा न्यूक्लियर फिज़िक्स है, ठीक है। वैसे तो आप सबने देखा होगा कि जो हम 10th क्लास तक पढ़े हैं, ठीक है, उसका थोड़ा एक्सपेंशन फॉर्म में हमने 11th-12th में पढ़ा था। जो 11th-12th में हमारे चैप्टर्स थे, ठीक है, उनका थोड़ा मॉडिफाई और एक्सटेंशन फॉर्म के अंदर हम कहाँ पढ़ रहे हैं, बीएससी में, ठीक है। और फिर जो बीएससी में पढ़ रहे हैं वो हम थोड़ा सा आगे उसको पूरा पेपर पूरा एक्सपेंशन फॉर्म में कि हाँ इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम मास्टर्स डिग्री में करेंगे, ठीक है। तो आपने 11th या 12th, शायद 12th के अंदर आपका एटम एंड न्यूक्लियर के नाम से एक चैप्टर था, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपने एटम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसका थोड़ा सा यहाँ पे है आपका यूज़, ठीक है। और जो आपने न्यूक्लियर के बारे में पढ़ा था, तो न्यूक्लियर वो चीज़ प्लस में समथिंग एडिशन के अंदर आपका यहाँ पे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो हमारा फर्स्ट पेपर की करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स का, ठीक है। तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर, और हाँ एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि इसका जो सिलेबस होगा वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। और ये भी कहना चाहूँगी कि किसी भी स्टूडेंट को बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा का पूरा डिटेल के अंदर ही पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको रिटर्न की ज़रूरत है, ठीक है, जो चीज़ लिखना होगा, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिस टाइप से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे नोट्स टाइप में ही मिलेगा, ठीक है। तो आप बुक बेशक से परचेज़ ना करें। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसके सिलेबस को भी दिखा दूंगी कि हमारा क्या क्या इसके अंदर सिलेबस है। लेकिन उसके लिए, क्योंकि देखो कई कई टॉपिक्स, कई कई बुक्स या कई कई हमारा इस तरीके के क्वेश्चन वो होते हैं, ठीक है, टॉपिक्स जिनके लिए हमें उनकी थोड़ी सी डिटेल पढ़नी ज़रूरी होती है, ठीक है। क्योंकि जब तक डिटेल का नहीं पता होगा ना कि ये चीज़ आई कहाँ से, हम आगे की चीज़ नहीं पढ़ पाएंगे। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के साथ भी यही चीज़ है, हमें वो चीज़ करने के लिए, आगे की चीज़ें पढ़ने के लिए एक बार थोड़ा सा एटॉमिक स्पेक्ट्रा को जान लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रा के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले एटम के बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो एटम के अंदर सबसे पहले लेके चलते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की क्या आपको पता है डिस्कवरी किसने की है? आपको पता होना चाहिए कि जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। और जे डाल्टन ने किसकी की थी? जे डाल्टन ने की थी एटॉमिक थ्योरी की, यानी एटम्स के बारे में। एटम का फादर किसको बोलते हैं? एटॉमिक थ्योरी का फादर, थ्योरी ऑफ एटॉमिक किसको बोलते हैं? फादर ऑफ थ्योरी ऑफ एटॉमिक इज, बताओ, पता है आपको? जॉन डाल्टन, ठीक है। तो जॉन डाल्टन कौन थे? आपके फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने ही बताया था कि कुछ तरबूज टाइप का है जिसमें रेड रेड हमारा मटेरियल है, उसके अंदर जैसे उसके बीज हमारे उसके अंदर होते हैं, इस तरीके से वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि ये तो कुछ इस तरीके से है, लेकिन जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग का, नॉन है, फेमस है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उस अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग जो गोल्ड फॉइल के साथ वो जो स्कैटरिंग करवाई थी, जैसे ये आपका वो है गोल्ड फॉइल है, ये आपका अल्फ़ा पार्टिकल है। अल्फ़ा पार्टिकल कुछ और नहीं, हीलियम ही होता है, 2He4, ठीक है। तो यहाँ से ये इन्होंने ये कहा कि जब अल्फ़ा पार्टिकल की रेस हमने गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट करी थी तो कुछ तो हमारे इस तरीके से रेस चली गई थी, और जो बिल्कुल सेंटर के अंदर थे वो एज इट इज़ आपकी क्या हो गई थी? बैक हो गई थी, डिफ्लेक्शन हो गया था 180 डिग्री से, ठीक है। तो वहाँ ये पता चला कि यहाँ पे भाई इसके बीच बीच में क्या है, कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव था, और अगर ये बैक स्कैटर हुए हैं तो इसका मतलब ये जो मटेरियल है ये कैसा है? आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? न्यूक्लियस के बारे में बताया था किसने?
रदरफोर्ड स्कैटरिंग ने। ठीक है, तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग से हमें ये पता चल गया कि कुछ ना कुछ एक हैवी मास हमारा जो एटम है उसका कहाँ पे हमारा सिचुएटेड है, कहाँ है, उसके सेंटर में है, और वो कैसा है, आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, हैवी क्यों बोला, क्योंकि 1839 समथिंग आपका जो मास होता है वो ज़्यादा होता है आपका प्रोटॉन का किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से, है ना, तो वो ज़्यादा होता है आपका, इसीलिए हम उसको हैवी बोल देते हैं। अब क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही वहाँ पे क्या होंगे, प्रोटॉन, क्योंकि जो एटम है वो पूरा का पूरा न्यूट्रल होता है ना। तो अगर इस तरीके से है तो ये चीज़ तो हमें पता चल गई थी। फिर हमें ये पता चला कि नील बोर्स भी आए थे, है ना, आए थे ना नील बोर ने ये कहा था कि हमारा जो भी एटम है, ठीक है, एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना वो ऐसे ही रिवॉल्व नहीं करेंगे, वो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर आपके होंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑर्बिट के अंदर हमने बता दिया कि हमारी KLMN शेल्स होती हैं और इनके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, वहाँ पे रिवॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो जितने आपका वो पूरा पैटर्न था 288 1818 वाला, उसके अकॉर्डिंग ये इनके अंदर फिल होंगे। ठीक है, और जितने लास्ट वैलेंसी के अंदर बच जाते थे तो हम उसको क्या बता देते थे कि एटम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बच गए हैं। ठीक है, जिस शेल में जितने आ सकते थे उनको छोड़ के। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था, एटम के बारे में हो गया। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेटा हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना वो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से अब क्या मतलब है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी और कुछ नहीं है, ये हमारी वो ब्रांच है फिजिक्स की जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन हमारे मैटर के साथ कैसे हो रही है, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि एटम या मॉलिक्यूल, क्योंकि हम दो के साथ ही पढ़ रहे हैं ना, एटम एंड मॉलिक्यूल की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो एटम के अंदर, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स के उसमें कैसे कोई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी और एमिट होंगी, क्या स्पेक्ट्रा, क्या उसके अंदर ऑब्जर्वेशन आएगी, ठीक है, क्या इंटरेक्शन होगी, हमें इसी चीज़ के बारे में इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, आप भी मेरे साथ लिखते जाइएगा। इट इज़ द branch of physics which deals with the observation and interpretation of radiation emitted and absorbed by atoms and मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो हमारी एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी आपकी, ठीक है, वो एमिट या एब्जॉर्ब किस तरीके से हो रही हैं उनको समझना, उनकी ऑब्जर्वेशन करना, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आप बोलोगे कि it is defined as that spectroscopy in which we study the electromagnetic radiation absorbed and emitted by the atoms। यानी कि
ये सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने आपको बताई, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब्ड हो रही है, उसकी स्टडी पढ़ रहे हैं एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के द्वारा। ठीक है, तो अगर एटॉमिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी आपसे पूछी जाए कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो आप बोलोगे द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लिखवा देती हूँ मैं आपको, है ना। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। बच्चे क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन absorbed and emitted by atoms। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आपकी ये हो गई। और अगर मैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलती तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाती द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड बाय द मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो ये हो गया। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपकी क्यों यूज़ हो रही है, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है। तो आप लिख लीजिए कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी होती क्या है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हम उसका यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि देखो, जो हम पढ़ने वाले हैं एटलीस्ट उन चीज़ों के बारे में तो हमें पता होना चाहिए ना। और अगर आप इसको बुक से पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें क्या करें और क्या ना करें, कहाँ से होगा सिलेबस। ठीक है, तो इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, जिस तरीके से मैं पढ़ाती जा रही हूँ उस तरीके से उसको करते जाइए। ठीक है, तो चलिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का यूज़ और लिख लीजिए। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जस्ट यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में बताना है। तो ऐसी स्टडी जो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एब्जॉर्ब से हमारी आ जाए उसको हम ये बोलते हैं। एक चीज़ और आपको पता है कि ये स्पेक्ट्रा वगैरह ये है क्या ये चीज़। ठीक है, तो देखो बच्चे, जैसे आप देखो एक्सपेरिमेंट करते हैं आप। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको याद होगा कि हमने प्रिज्म रखा हुआ था, ये ग्रेटिंग रखी हुई थी और सोडियम वेव्स को या मर्करी लाइट को उसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, उसके स्पेक्ट्रा को स्टडी कर रहे थे, है ना। तो स्पेक्ट्रा वही है कि उसके ऊपर जब लाइट फॉल कर रही थी तो किस तरीके की क्या क्या चीज़ें आपके पास आ रही हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे से रिलेट होती हैं। जैसे रिजॉल्विंग पावर निकाली प्रिज्म की, ठीक है, और बहुत सारे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाला, तो हम उसके स्पेक्ट्रा को देख के तो निकाल रहे हैं ना। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर उससे। ठीक है, तो अब वही चीज़ हम इसके अंदर कर रहे हैं, वही स्पेक्ट्रा इस टाइप से उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप समझिए कि किस तरीके से इसके अंदर इसको मिल रहा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आर यूज्ड टू ऑब्टेन information about molecular binding, motion of nuclei and electrons in the molecule as well as molecular structure। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये भी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक, जैसे आपने स्पेक्ट्रोमीटर देखा है ना, तो स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर क्या होता है। ठीक है, बताओ क्या होता है स्पेक्ट्रोमीटर जो हमारा रखा होता है, कि एक तो लाइट सोर्स जहाँ से लाइट आ रही है,
प्रिज्म हमारे स्पेक्ट्रोम जिसके ऊपर हम सारी चीज़ें रखते हैं, और एक हमारा टेलीस्कोप या डिटेक्टर हम जिसको बोलते हैं, जहाँ से हम डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो हम स्पेक्ट्रोमीटर बोल रहे हैं, जिससे हम उसके स्पेक्ट्रा को देखेंगे, तो वो स्पेक्ट्रोमीटर एक्चुअली में हो क्या गया, एक इंस्ट्रूमेंट ही तो है जिससे हम इन सारी चीज़ों को यूज निकालेंगे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोमीटर भी लिख लीजिए कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। Spectrometer are the